नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में एक वीडियो वायरल होने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में तूफान लाकर आ गया है। आपको बता दें, इसी बीच उत्तराखंड में वायरल वीडियो की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, जहां तूफान देखने को मिल रहा है और कांग्रेस के बीच राजनीतिक तनाव देखा जा रहा है। वीडियो पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं, तो वहीं अंकिता हत्याकांड से जुड़े वायरल वीडियो में गढ़वाल के लोगों पर कुछ सवाल खड़े कर दिए गए हैं। कांग्रेस बीजेपी को गंदी राजनीति न करने की नसीहत दे रही है, तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर शब्दों के प्रहार करने से नहीं चूक रही है। कांग्रेस बीजेपी को नसीहत दे रहे हैं तो कि गंदी राजनीति न करे, और बहरहाल जांच के बाद ही हकीकत सामने आएगी कि कौन सी पार्टी गंदी राजनीति कर रही है और कौन सी पार्टी गढ़वालियों का अपमान कर रही है। फिलहाल तो एक बात है कि उत्तराखंड में चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में राजनीति जमकर अपने रंग दिखा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण महाराज जी को बिना किसी लाग लपेट के उत्तराखंड की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। करण महाराज जी ने गढ़वाल की जनता का अपमान किया है, तो आंदोलन की धुरी रही है। मातृशक्ति का भी उन्होंने अपमान किया है। उनकी पार्टी में चल रही गुटबाजी, आज से उन्होंने स्वाभिमान यात्रा निकालने का प्रयास किया और उसमें गढ़वाल की जनता को उनको जन समर्थन नहीं मिल पाया, उस कारण कुपित हो, लेकिन अपनी इस खीस को जनता पर निकालना, उत्तराखंड की जनता का अपमान किया है और उन्हें उत्तराखंड की जनता इस बात के लिए कभी माफ करने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51 वाइब्रेंट विलेज की 34 ग्राम पंचायतों को प्रधान और उनकी पत्नी को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में होने वाले कार्यक्रम के लिए बुलावा भेजा और ऐसे में अब राज्य सरकार आईटीबीपी की मदद से इन सभी विशेष आमंत्रित अतिथियों को 15 अगस्त को दिल्ली भेजने की तैयारी में जुट गई है, और जिसके बाद दिल्ली में पीएम मोदी के इनसे विशेष बातचीत के साथ ही इन्हें सेंट्रल विस्टा का भ्रमण कराया जाएगा। आपको बता दें, खबर देहरादून से है, जहां ग्राम प्रधानों को पीएम मोदी से मिलने के लिए वाइब्रेंट विलेज के ग्राम प्रधानों को न्योता दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा का भी कराया जाएगा भ्रमण इन प्रधानों को। लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन यही निर्माण कार्य अब लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। बता दें कि ठेकेदार के मनमानी के आगे जनप्रतिनिधि और सरकारी नुमाइंदे नतमस्तक बने हुए हैं। फ्लाईओवर निर्माण कार्य पूरा होने के नाम पर तारीख ही मिल रही है। साथ ही आपको बता दें कि क्या लोगों का स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है और जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के कारोबार ठप होने की कगार पर है, और लेकिन अब डबल इंजन की सरकार इस फ्लाईओवर निर्माण कार्य को कराने में असमर्थ दिखाई दे रही है। स्थानीय अधिकारियों के साथ चुने गए जनप्रतिनिधि ठेकेदार के सामने बौने साबित हो रहे हैं और ठेकेदार से ओवरब्रिज का काम जल्द से जल्द कंप्लीट कराने का और अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के लिए लोहे के चने दबाने जैसे हो गया है। आपको बता दें, हालांकि ठेकेदार और जनप्रतिनिधियों के बीच मीटिंग लगातार जारी है, लेकिन मीटिंग में सिर्फ ठेकेदार फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा कराने के वादे कर रहे हैं, और जिसको लेकर अब काशीपुर में राजनीति भी गर्माती हुई दिखाई दे रही है। ये फ्लाईओवर का निर्माण जो काशीपुर का है, वो जनता को भीड़ से निजात दिलाने के लिए नहीं बनाया गया है, जनता को परेशानी में डालने के लिए बनाया गया। जिस फ्लाईओवर को बनाने में 6 साल का समय भी कम पड़ रहा हो, तारीख पे पड़ रही हो, ये तो लगता है कि ये 2024 का वेट कर रहे हैं कि फ्लाईओवर के दम पे नाम पे हम वोट मांगेंगे, और इससे तो इनको जनता से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी चीज कि कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि फ्लाईओवर के जो निर्माणकर्ता लोग हैं, उन्होंने बोला कि ये हैवी व्हीकल्स के लिए नहीं है,
तो मैं तो इस हिंदुस्तान में पहली बार सुन रहा हूँ कि हैवी व्हीकल्स के लिए अगर फ्लाईओवर नहीं है तो क्या फ्लाईओवर जो साइकिल चलाने के लिए बनता है? तो ये तो यहाँ की काशीपुर की दुर्दशा इतनी हो गई है इस फ्लाईओवर को लेके कि व्यापार चौपट हो गया, सब परेशान है, आम जनता परेशान। डायलॉग याद आता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इसका तारीख का कोई फिक्स तारीख ही नहीं निकल पा रही है। किस समय, किस तारीख पे, किस मौसम में ये फ्लाईओवर बनके इसका निर्माण हो। इससे आम जनता के लिए ये इतना जी का जंजाल बन चुका है आज की डेट में कि जो फ्लाईओवर के पास में दुकानें थीं उनका काम बिल्कुल ठप हो चुका है। आवागमन जो था वो बिल्कुल बंद हो चुका है। अगर आप इस रोड से, अगर फ्लाईओवर वाले रोड से निकलते हैं और आपको दूसरी तरफ की रोड पे जाना है तो लगता है कि मानो हम रुद्रपुर पहुंच चुके हैं। सावन के सोमवार को महामृत्युंजय महादेव मंदिर सहित क्षेत्र के कई शिवालयों में महादेव के जलाभिषेक करने के लिए सैकड़ों की तादाद में महामृत्युंजय महादेव कावड़ समिति की देखरेख में शिव भक्तों के वहीं तृतीय कर्णप्रयाग में भी अलकनंदा नदी और पिंडर नदी के पवित्र संगम पर पूजा अर्चना हवन करने के पश्चात गंगा जल लेकर लगभग 40 किलोमीटर दूर नारायणबगड़ के लिए चटक धूप में पैदल नंगे पांव से प्रस्थान किया है। और इस दौरान कर्णप्रयाग में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने संगम पर और हनुमान मंदिर में कांवड़ियों को फल और पेयजल की शुरुआत की है। और इसके बाद आपको बता दें कि सुभाषनगर, पाडली, शिमली, बागोली आदि पूरे रास्ते पर लोगों ने शिव भक्तों का स्वागत करते हुए जलपान और फल वितरित किए हैं। बताते चले कि रविवार शाम सभी कांवड़िए नारायणबगड़ पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। सोमवार सुबह को शिव भक्त कांवड़िए महामृत्युंजय महादेव, कौम्बेश्वर महादेव, मिंगेश्वर महादेव, मालेश्वर महादेव, कुश महादेव और कुंडेश्वर महादेव मंदिर आदि शिवालयों में अपने आराध्य देव महादेव को गंगा जल से जलाभिषेक करेंगे। महामृत्युंजय महादेव परखाल देवीधुरा में जो कांवड़ यात्रा जो हमारी शुरू हुई है, ये आज चौथी बार जो कांवड़ समिति है उसके द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया जाता है। और इस कार्यक्रम के तहत हमारे नारायणबगड़, संपूर्ण नारायणबगड़ क्षेत्र के कांवड़ यात्री जो आना चाहते हैं, जल चढ़ाना चाहता है, वो आकर के समिति में अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसके बाद हम लोग नारायणबगड़ में इकट्ठा होकर के कर्णप्रयाग संगम में आते हैं। यहाँ पर विधिवत पूजा अर्चना करके जो है संकल्प लेते हैं कि हे महादेव हमारी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। सावन मास की सर्वप्रथम मैं शुभकामनाएं दूंगा और हमारे मृत्युंजय महादेव कांवड़ समिति जो बनी है इस कांवड़ के लिए लगातार चौथी वर्ष कर रही है। और अब की बार हमारे जो कांवड़ समिति में जो मृत्युंजय महादेव से तो आए ही कांवड़, और उसके साथ साथ गोबेश्वर महादेव से, मिंगेश्वर महादेव से, कमलेश्वर महादेव से, मालेश्वर महादेव से, कुंडेश्वर महादेव से भी लोग आए हैं। वो लोग यहाँ से संकल्प लेके जल यात्रा पैदल नारायणबगड़ तक करेंगे। नारायणबगड़ को कल आज रात्रि विश्राम होगा। वहाँ से जो मुख्य कांवड़ यात्रा है वो मृत्युंजय महादेव मंदिर देवधुरा परखाल के लिए चल देगी और अन्य जो मिंगेश्वर महादेव है, कोबेश्वर महादेव है, वो लोग वहाँ से। अब सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की और स्वनिधि परिवार के साथ कार्यक्रम सुना गया है। साथ ही आपको बता दें कि देहरादून में कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। ब्लॉक प्रमुख अनिल शाही जी, शिव सिंह बिष्ट जी, हमारे फर्सवाण जी, शहरी विकास के डायरेक्टर श्री नवनीत पांडे जी एवं यहाँ पर आए हुए सभी हमारे बैंकों के सभी प्रतिनिधिगण, सभी स्वनिधि योजना से लाभान्वित होने वाले सभी लाभार्थी भाइयों बहनों एवं आज उनके साथ आए हुए उनके परिवार के सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, मैं सभी का यहाँ मुख्य सेवक सदन में पधारने पर मैं सबका अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ कि आज आप सबसे यहाँ पर
मिलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और हमारी नुक्कड़ नाटक करने वाली पूरी टोली, जिन्होंने यहाँ पर शानदार अभिनय के माध्यम से बहुत सरल तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण करके उन सभी योजनाओं को लोगों के बीच में लाने का, समझाने का प्रयास किया है। आज निश्चित रूप से स्वनिधि योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के जितने भी हमारे आज यहाँ पर लाभार्थी आए हैं, और मैं आप सबको देखकर थोड़ी देर के लिए मैं आप सबके बीच में गया था, आपसे मिला था। देहरादून से, ऋषिकेश से, हरिद्वार से आए हुए लोगों के बीच में मैंने अनुभव किया कि इस योजना से आप सभी को खुशी भी मिली है और कहीं न कहीं जिस प्रकार से यहाँ पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया, और ये कहीं न कहीं एक आश्चर्य भी है। और स्वनिधि योजना ने शहरों और कस्बों में जो एक वित्तीय समावेशन और डिजिटल साक्षरता की एक नई लहर चलाई है, और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस प्रकार से हमारे रेहड़ी वाले, पटरी वाले, फेरी वाले, ठेली वाले, उन सभी के जीवन को गरिमा और स्थायित्व मिला है। साथ में आप सब लोगों ने जिस प्रकार से डिजिटल को अपनाया है, वो अपने आप में बहुत ही, मैं कहूं कि अभूतपूर्व है, शानदार है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूं। अभी 52% हमारा आया है, 52% लोगों ने इस डिजिटल को अपनाया है, और पेटीएम और ये जो हमारा क्या था सुधांशु जी पूछ रहा था, यूपीआई के माध्यम से। तो आने वाले समय में जो अभी नवनीत पांडे जी कह रहे थे कि हमने 100% का लक्ष्य लिया है, मैं बधाई देना चाहता हूं कि हम इस दिशा में जरूर आगे बढ़ेंगे और 100% का हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और जब ये योजना आई थी, डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, आप सबको ध्यान होगा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन की जब बात शुरू हुई थी तो उस समय बहुत सारे लोग इसको कहते थे असंभव बात। भारत में कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन हो सकता है, संभव ही नहीं है। यहाँ लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, यहाँ पर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, संचार की परेशानियां हैं, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं है, इसलिए ये काम हो ही नहीं सकता। क्यों इस प्रकार की बातें की जा रही हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन की। लेकिन जब देश के लोगों के अंदर और देश को चलाने वाले, नेतृत्व करने वाले, उनकी इच्छा शक्ति और नियत और नीति दोनों ही साफ हो तो कोई काम असंभव नहीं होता है। आज आप लोग 52% पर पहुंचे हैं, और हम पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व के अंदर आज पूरी दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे देश के अंदर हो रहा है, भारत के अंदर हो रहा है, दुनिया का। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। स्वनिधि योजना निश्चित रूप से जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके स्वरोजगार के लिए, स्वावलंबन के लिए, उनके आत्मविश्वास के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, इस उद्देश्य से योजना लाई गई। और इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच रही है कि हर समाज के अंतिम छोर में काम करने वाले व्यक्ति को भी आगे लाया जाए, उसके जीवन में भी क्रांतिकारी बदलाव लाए जाएं, हर प्रकार से उसका उत्थान हो। आने वाले समय में उनके बीच में से भी जो निकलने वाले हमारे नौनिहाल हैं, हमारे बच्चे हैं, जिनको देखकर आज मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि वो बच्चे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाके हमारे देश दुनिया का नेतृत्व करें। और मैं एक बात कह सकता हूं आप सब लोगों के बीच में कि देखिए, दुनिया या भारत का जिन्होंने भी इतिहास बनाया है, जिन्होंने भी साधारण से असाधारण की यात्रा पूरी करी है, या जिन्होंने धरती में रहकर आसमान को छूने का काम किया है, वो सारे के सारे लोग बहुत सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में पैदा हुए हैं। उन्होंने जीवन के अभाव को
नजदीक से देखा है, उनका सामना किया है, उन अभावों से निकलकर उन्होंने दुनिया को और देश को दिशा देने का काम किया है। आज हमारे हम प्रधानमंत्री जी को देखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपने जीवन को जिया है, जिन स्थितियों में, परिस्थितियों में, जितनी कठिनाइयों में, और आज वो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। आप देख रहे होंगे, अमेरिका जाते हैं, फ्रांस जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, दुनिया के किसी देश में भी जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से आतिथ्य होता है, जिस प्रकार से उनका सत्कार होता है, जिस प्रकार से लोग वहां पर उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, ये केवल प्रधानमंत्री जी का ही आतिथ्य और उनका ही स्वागत नहीं हो रहा है, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत के 140 करोड़ लोगों का आतिथ्य और सत्कार हो रहा है। हम सब गौरवान्वित हो रहे हैं। भारत का एक एक व्यक्ति आज जो है इस बात से गौरवान्वित हो रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर हमारा मान, सम्मान, स्वाभिमान बढ़ रहा है, भारत की पहचान बढ़ रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पहले के समय में भी गरीब आदमी बैंक के भीतर जाने की सोच भी नहीं रखता था, और उन्होंने आते ही सबसे पहले सबके खाते खुलवाए, और खाते ही नहीं खुलवाए। जो गरीब तबके का व्यक्ति होता था वो बैंक के अंदर जाता ही नहीं था, खाता तो बहुत दूर की बात है, वो सोचता भी नहीं था। लेकिन आज हमारे बैंक आपके पास चलकर आ रहे हैं। ये परिवर्तन हुआ है, ये आपके एक वोट ने करके दिखाया है। लोकतंत्र में जो आपकी ताकत है, आपने जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, आपने एक ऐसी सरकार चुनी जो केवल गरीबों के बारे में सोचती है। पहले भी योजनाएं बनती थी, पहले के समय में योजनाएं कुछ लोगों के लिए बनती थी, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनती थी। आज योजनाएं बनती हैं तो लोगों को मदद करने के लिए, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, आम आदमी के जीवन की सब जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करने के लिए। पहले भी गरीबों को लोन का वितरण किया जाता था, लेकिन वो किस प्रकार से लोन का वितरण होता था, किस प्रकार से ऋण मिलते हैं, हम भली भांति जानते हैं। वो गरीबों तक पहुंचता ही नहीं था, बल्कि कोई कमी होती थी तो उसका ठिकरा गरीबों पर फोड़ दिया जाता था और कुछ चंद लोग उसका फायदा उठा लेते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गरीब बैंक से लोन भी ले रहा है, और जिस प्रकार से मैं आप सबके बीच में आया, किसी ने बताया कि हमने 10,000 का ऋण लिया था, 10,000 का चुका दिया। किसी ने बताया बड़े जोर से, हमारे वहां पर, कहाँ गए, खड़े हो जाइए, वो बड़ा लास्ट में, इतने जोर से आपने बताया कि 10,000 का ले लिया, 10,000 का चुकाया, फिर 10,000 के बाद ये 20,000 के लिए एलिजिबल हो गए। इन्होंने 20,000 का भी चुका दिया। अब 20,000 के बाद ये 50,000 के ऋण लेने के लिए जो है एलिजिबल हो गए हैं। ले लिया इन्होंने, 50,000 का ऋण ले लिया। अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप सबको भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज पहली बार देश के अंदर ये हो रहा है कि गरीब जो है बैंक से जुड़कर अपना तो जहां उत्थान की ओर बढ़ ही रहा है, देश की तरक्की में भी योगदान दे रहा है। अभी सुधांशु जी जब बोल रहे थे तो कह रहे थे 50% जो है जो हमारी ग्रोथ है उसमें इस वर्ग का योगदान है। तो निश्चित रूप से जब इतना बड़ा योगदान, आधा योगदान इस वर्ग का है, तो इस वर्ग का उत्थान होना चाहिए, और वही माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। जब कोरोना काल हम लोगों ने देखा, अभी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम सबके सामने कोरोना काल का जो चित्रण किया गया वो बहुत ही कठिन था। अगर हम उस दौर को याद करते हैं जब देश के अंदर लॉकडाउन लग गया था, लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे, तमाम लोग अपने अपने जो कारोबार में लगे थे, नौकरियों में लगे हुए थे, उनके सारे काम बंद हो गए, नौकरियां जाने लगी। ऐसे समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं बल्कि एक अभिभावक के रूप में, एक माता पिता जिस प्रकार से अपने बेटे बेटी की चिंता करते हैं, अपने संतानों की चिंता करते हैं, उस प्रकार की चिंता उनके द्वारा की गई, और तभी ये स्वनिधि योजना लाई गई। और इसके साथ साथ स्वनिधि योजना के साथ साथ
आपने देखा होगा गरीब कल्याण अन्न योजना भी लाई गई और गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ लोगों को उनके घर में चूल्हा उनका जलता रहे, खाली पेट किसी को सोने न पड़े, खाली पेट न रहना पड़े, भूखा कोई न रहे। इस योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अन्न प्रति यूनिट के हिसाब से देने का यह योजना भी चलाई गई। मार्च 2020 से वो योजना चलाई गई और अभी तक ये योजना चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास के तहत गरीबों की जिंदगी बेहतर करने के लिए अनेकों गरीब कल्याण की योजनाएं उन्होंने प्रारंभ की हैं। इसमें हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका को फिर से शुरू करने का भी इसमें निश्चित रूप से वो मिला है। और वास्तव में मैं समझता हूं कि जितने लोग यहां आए हैं वो तो भली भांति इस योजना के बारे में जानते हैं, लेकिन ये योजना और भी जो हमारे इस क्षेत्र में जो लोग रह गए हैं, अभी आंकड़ा दूर है लेकिन बहुत दूर नहीं है, उन सबको भी इस योजना के बारे में बताना चाहिए। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने जिस प्रकार से डूबते को तिनके का सहारा है, उस प्रकार का कार्य किया है। पहले आप सब लोग रोज सामान लेने जाते होंगे, कहां जाते थे? माजरा जाते थे कि ट्रांसपोर्ट नगर जाते थे? यहां देहरादून में तो वही है ना, क्यों सुनील जी? कहां? मंडी, निरंजनपुर मंडी। लेकिन मैं आज निश्चित तौर पर ये कह सकता हूं कि इस योजना के तहत जो ऋण मिला है, जिन्होंने भी इस योजना का लाभ लिया होगा, अब अपने हफ्ते भर का सामान एक ही बार में वो जरूर ला रहे होंगे, जिससे उनके आने जाने का, उनके ट्रांसपोर्ट का तमाम प्रकार का खर्चा बच रहा होगा, संसाधन भी बच रहे होंगे और थोक में लाने से जो सामान है वह भी अपेक्षाकृत पहले की तुलना में सस्ता मिल रहा होगा। प्रदेश की समस्त निकायों में 1 जुलाई 2020 से योजना प्रारंभ हुई थी। इसके तहत 31,000 से अधिक फेरी व्यवसायियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में इसके लिए ऋण के लिए आवेदन किया गया। प्रथम चरण में 16,000, अभी इसमें भी दिखाया था प्रेजेंटेशन में, 16,000 से अधिक आवेदकों को 10,000 का ऋण मिला है। दूसरे चरण में लगभग 6,000 प्रति आवेदक को 20,000 का ऋण और तीसरे चरण में 600 प्रति आवेदक को 50,000 का ऋण स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार से इस योजना के तीनों चरण में 22,000 से अधिक फेरी व्यवसायियों को लगभग 31 करोड़ रुपए का ऋण अभी तक बांटा जा चुका है। और निश्चित रूप से इस ऋण के मिलने से मैं जिस प्रकार से देख रहा हूं, जिस प्रकार से महसूस कर रहा हूं, आप सबको इसका लाभ हुआ होगा। स्वनिधि से समृद्धि योजना के अंतर्गत पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों और उनके परिजनों को। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।